हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्लाह का करम है सर। ठीक है सर, स्टार्ट करना सर। ओके। स्क्रीन शेयर हो गई। सर शेयर है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हम लोगों ने जहाँ पे कंक्लूड किया था वहाँ से रिज्यूम करते हैं। कल हम लोगों ने इंफॉर्मेशन सिस्टम के बेनिफिट्स को देखा था और आप लोगों को मैंने ये कहा था कि आप लोग इस चीज़ पे वर्कआउट करें कि उसके जो डीमेरिट्स हैं वो क्या, पॉसिबल डीमेरिट्स क्या हो सकते हैं। कल जो हम लोगों ने इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के बेनिफिट्स देखे थे उसमें से एक दो मैं और इसमें ऐड कर देता हूँ। जहाँ कल मैंने बताया था कि आपकी जो इंफॉर्मेशन सिस्टम के आने से आपके बिजनेस प्रोसेस की ऑटोमेशन हो जाती है या री इंजीनियरिंग हो जाती है। तो री इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जो बिजनेस प्रोसेस हैं अगर उसमें कोई अननेसेसरी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं तो इम्प्रूव करने से या रीथिंक करने से उस बिजनेस प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दिया जाता है। तो एक और जो एडवांटेज है वो है सिंप्लीफिकेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस। तो जब कोई भी कोई चीज़ ऑटोमेशन की तरफ जाती है तो वो सिंप्लीफाई हो जाती है, स्टेप्स कम हो जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं लेकिन अमूमन यही देखा गया है कि स्टेप्स भी कम हो जाते हैं। तो तो इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक और बेनिफिट क्या है कि आपकी जो बिज़नेस प्रोसेस की सिंप्लीफिकेशन है वो भी हो जाती है। इसके अलावा आपकी और आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके माबैन जो बिजनेस कम्युनिकेशन है या आपस में जो कोऑर्डिनेशन है या जो आपस में कोलैबोरेशन है वो भी इम्प्रूव हो जाती है क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन का डिले अब नहीं है। अब आपको अगर अपने किसी ट्रेडिंग पार्टनर से कोई बात करना है तो इंस्टेंट कनेक्टिविटी है और इंस्टेंट रिस्पांस भी है। तो इस वजह से जो पहले ज़माने में कम्युनिकेशन डिलेज हुआ करते थे अब वो डिले नहीं है। अब डिस्टेंस बेसिकली मैटर नहीं करता। जिस तरह हम कहते हैं कि बिजनेस में अब जियोग्राफिकल बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है। अब हर बिजनेस जो है वो बेसिकली एक ग्लोबल बिजनेस है अगर वो ई बिजनेस है। पहले तो बिजनेस लोकल हुआ करते थे कि एक शहर में उनका वजूद है तो वो एक शहर में ही महदूद हैं, लेकिन अब उनका जो स्कोप है वो ग्लोबल हो गया है और इसके अलावा आपस में जो कम्युनिकेशन है वो भी बहुत बेहतर हो गई है। तो जो एक और एडवांटेज था वो है ये सी एस एस स्टैंड फॉर कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। अगर आप एक चीज़ गौर करें तो आजकल हर अच्छा इदारा जो है उसका एक कॉल सेंटर होता है। और कॉल सेंटर का मकसद क्या है कि जो एंड यूज़र है उसको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो प्रॉब्लम्स इमीडिएट बेसिस के ऊपर रिजॉल्व हों, उनकी रेक्टिफिकेशन हो। एक तो ये बड़ा बेनिफिट है। और ये जितने कॉल सेंटर्स होते हैं इनका एक और बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर एक कस्टमर को एक प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रॉब्लम दोबारा री अकर ना हो। तो री अकरेंस ऑफ प्रॉब्लम को रोकना ये भी कस्टमर सपोर्ट का काम है। इसके अलावा आपकी जो सर्विसेज हैं उनमें लेवल ऑफ क्वालिटी को इम्प्रूव करना, इसका भी बहुत
रोल है कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज में। आप जितने बैंकिंग सेक्टर देख लें या टेलीकॉम सेक्टर देख लें, तो वहाँ पे हर बैंक का आजकल या हर सॉरी हर टेलीकॉम कंपनी का अपना एक कॉल सेंटर है। और उस कॉल सेंटर की मदद से जो कंपनी कंपनी की प्रोडक्ट्स या कंपनी की सर्विसेज और कस्टमर के दरमियान जो गैप होता है उसको कम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक और बेनिफिट क्या है कि आपकी बिजनेस आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो टॉप मैनेजमेंट होती है, जो मैनेजर्स होते हैं, जो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट होती है, उनको रिपोर्ट्स चाहिए ऑन गोइंग एक्टिविटीज़ के बारे में। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक बहुत बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि इम्प्रूव बिजनेस रिपोर्टिंग। और जब बिजनेस की रिपोर्टिंग अच्छी होगी तो उसके ऊपर एनालिसिस अच्छा होगा, और जब किसी चीज़ के ऊपर एनालिसिस अच्छा होगा तो उससे हमें इंटेलिजेंस मिलेगी, और जब हमें इंटेलिजेंस मिलेगी तो उसकी मदद से डिसीजन मेकिंग जो है ये अच्छी होगी। कल मैंने ये बताया था कि डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, लेकिन अब उसका थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि बिजनेस रिपोर्टिंग से, इंफॉर्मेशन सिस्टम से आपकी बिजनेस रिपोर्टिंग बेहतर होगी, उससे आपका एनालिसिस बेहतर होगा, एनालिसिस से आपके पास इंटेलिजेंस आएगी, इंटेलिजेंस से आप डिसीजन मेकिंग अच्छी करेंगे। तो ये एक और एडवांटेज है। ये एडवांटेज तो मैं बता चुका हूँ, सिंप्लीफिकेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस। एक और जो एडवांटेज मेरे जहन में आ रहा था, दैट इज कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट। कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट का मतलब ये है कि जब आप एक बिजनेस प्रोसेस लाते हैं तो या कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस कराते हैं तो उससे हर गुजरते दिन के साथ साथ आपके बिजनेस में इम्प्रूवमेंट आ रही होती है। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि आपके यहाँ मुसलसल बेहतरी का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आप टूवर्ड्स परफेक्टनेस अपना सफ़र पे गामजन हो जाते हैं। तो दैट इज़ वन ऑफ द वेरी की एडवांटेज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के आपके यहाँ कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट जो है वो हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा डीमेरिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। डीमेरिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में क्या है? इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो सबसे पहला डीमेरिट है वो ये है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको लोगों को राज़ी करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑटोमेशन की हक में नहीं होते। उसका रीज़न ये है कि उनको ये महसूस होता है कि अगर ऑटोमेशन आ गई तो चीज़ों का जो कंट्रोल है वो उनके हाथ से निकल कर मशीन्स के हाथ में चला जाएगा। तो लॉस ऑफ पावर का जो फियर है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन को वेलकम नहीं करते, बल्कि टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन को रेजिस्ट करते हैं। और इस चीज़ को कि जब किसी ऑटोमेशन की वजह से, जब आप किसी मैनुअल सिस्टम को ऑटोमेशन की तरफ लेकर जाएंगे तो लोगों की तरफ से जो मज़ाहमत होगी उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस टूवर्ड्स द चेंज, जो कि ऑटोमेशन की वजह से आ रही है। तो एक सबसे बड़ा डीमेरिट ये है कि जब आप कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस कराते हैं तो आपको किस बात का किस चैलेंज होता है? दिस इज़ वन ऑफ द चैलेंज कि आपको ऑर्गेनाइजेशनल इनर्शिया फेस करना पड़ता है। और एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन डे वन से टेक्नोलॉजिकल बिजनेस प्रोसेस या ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करती है तो वहाँ ऑर्गेनाइजेशनल इनर्शिया नहीं आता, क्योंकि लोग डे वन से आदी होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे इदारे जिस तरह हमारे बहुत सारे पब्लिक सेक्टर है, मतलब एफबीआर की अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, तो बहुत अरसे दराज तक वो सिस्टम मैनुअल था।
लेकिन जब अब उस मैनुअल सिस्टम से आप ट्रांजिशन की तरफ गए तो लोगों की तरफ से आपको रेजिस्टेंस मिली। लोगों ने जो प्रपोजल ऑफ चेंज था उसको वेलकम नहीं किया, लोगों ने उसको रेजिस्ट किया, लोगों ने उस सिस्टम को फेल करने की कोशिश की। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल इनर्शिया। अब अगर हम इस ऑर्गेनाइजेशनल इनर्शिया पर काबू ना पाएं तो एक कामयाब इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो फेल हो जाता है। क्योंकि सॉफ्टवेयर तो ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम तो ठीक था, लेकिन जब लोग उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसका क्या बेनिफिट होगा? वो तो ज़ीरो हो जाएगा और रिसोर्सेज ज़ाया होंगे। तो इसीलिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये आता है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की वजह से हमें ऑर्गेनाइजेशनल इनर्शिया को फेस करना पड़ता है। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। या तो हम इंफॉर्मेशन सिस्टम को बनाएं, चलो हम इसको तीन कर देते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए, तो अब या तो हम बनाएंगे या हम बनवाएंगे या हम बना बनाया खरीदेंगे। बनवा खुद बनाने का मतलब है इन हाउस डेवलपमेंट, कि हम खुद उसको डेवलप करेंगे। जब हम खुद डेवलप करने बैठेंगे तो उसमें टाइम लगेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? आप किसी से बनवाएं, आउटसोर्सिंग। इसमें भी आपका टाइम भी लगेगा प्लस आपका कॉस्ट भी आएगी। तीसरा ऑप्शन क्या है कि आप एक्वायर कर लें, बना बनाया खरीद लें, रेडीमेड इंफॉर्मेशन सिस्टम खरीद लें। मार्केट में बहुत सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम अवेलेबल हैं, आप उनको एक्सप्लोर करें, चॉइसेस को एक्सप्लोर करें, और जो चॉइस आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे उसको सिलेक्ट कर लें। तो तीसरा ऑप्शन हो गया एक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। लेकिन तीनों चीज़ों पे आपका वक्त भी लगेगा और आपकी कॉस्ट भी लगेगी। तो टाइम प्लस कॉस्ट, ये डीमेरिट है। मतलब फाइनेंस के हवाले से आपका कैश आउटफ्लो हो रहा है, राइट? तो ये एक डीमेरिट है कि डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम में बहुत वक्त लगता है। इन दोनों में क्या फ़र्क है? डेवलपमेंट का मतलब है इंफॉर्मेशन सिस्टम को बनाना, और इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है उस इंफॉर्मेशन सिस्टम को किसी इदारे में डिप्लॉय करना या उसका हिस्सा बनाना। तो डेवलपमेंट में अलग टाइम लगता है, इम्प्लीमेंटेशन में अपना अलग वक्त लगता है। तो हमें टाइम चाहिए, और टाइम के साथ हमें उस पर कॉस्ट भी लगानी होगी। तो इसका मतलब हो गया कि हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के तीन डीमेरिट्स हो गए। पहला डीमेरिट है ऑर्गेनाइजेशनल इनर्शिया, दूसरा डीमेरिट है कॉस्ट या एक्सपेंस। अब इसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, अभी हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। तीसरा है टाइम। अच्छा, इसके अलावा और क्या डीमेरिट्स हो सकते हैं? इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक डीमेरिट ये है कि अगर आप उसकी पुअर प्लानिंग करें, मतलब आपने उसकी डेवलपमेंट की प्लानिंग भी पुअर की और आपने उसकी इम्प्लीमेंटेशन की प्लानिंग भी पुअर की, तो उसकी वजह से जो रिस्क ऑफ इम्प्लीमेंटेशन फेलियर है वो होगा। तो हर इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ एक इम्प्लीमेंटेशन फेलियर का जो रिस्क है वो हमेशा साथ होता है। हम ये नहीं कह सकते कि किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम का, फला इंफॉर्मेशन सिस्टम का कोई इम्प्लीमेंटेशन फेलियर का रिस्क नहीं है। देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ इम्प्लीमेंटेशन फेलियर ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। हमें उसको मिटिगेट करना है, रिड्यूस करना है, कम करना है। पांचवी चीज़ कि जब हम एक इंफॉर्मेशन सिस्टम को ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनाते हैं तो ऐसा मुमकिन है कि वहाँ पहले से और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स चल रहे हैं।
तो नए इंफॉर्मेशन सिस्टम की पुराने वाले इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ जो इंटीग्रेशन है वो एक बहुत बड़ा इशू है। तो इंटीग्रेशन ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम विद द एग्जिस्टिंग सिस्टम्स, ये एक बहुत बड़ा डिमेरिट है इंफॉर्मेशन सिस्टम का, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये हम लोगों ने इसके डीमेरिट्स देख लिए कि किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के डीमेरिट्स क्या हैं, कि हमें ऑर्गेनाइजेशनल इनर्शिया फेस करना पड़ता है, हमें कॉस्ट एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, हमें टाइम स्पेंड करना पड़ता है, हमेशा रिस्क ऑफ इम्प्लीमेंटेशन फेलियर होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम विद द एग्जिस्टिंग सिस्टम्स। इसके अलावा रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल्ड एंड ट्रेन्ड वर्कफोर्स, हमें तजर्बेकार लोग चाहिए होते हैं जिनमें महारत हो। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के ये डीमेरिट्स हैं। डीमेरिट्स का मतलब है कि ये उसके अगर इन चीज़ों को फुलफिल नहीं करेंगे तो उसका उल्टा नुकसान होगा। तो आई होप कि यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम के मेरिट्स और डीमेरिट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछे प्लीज़। आप लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? काइंडली इसके ऊपर अपने क्वेश्चंस में कोई रिस्पॉन्स करें ताकि अंदाज़ा हो कि हाँ सबको। शफीक अभी आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? आपको आ रही है? अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। इंफॉर्मेशन सिस्टम की टाइप्स। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम की जो टाइप्स हैं वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, उसको हम दो तरीक़ों से हम उसको कैटेगराइज करते हैं। एक है नेचर ऑफ वर्क और दूसरा है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। आई रिपीट के इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की जो कैटेगराइजेशन है वो दो बुनियादी प्रिंसिपल्स पे की जाती है। नंबर वन, नेचर ऑफ वर्क, और नंबर टू, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ वर्क का मतलब यह है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम किस किस्म के काम के लिए चाहिए, और लेवल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब यह है कि आपको मैनेजमेंट की कौन सी लेयर के ऊपर इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए। अब मैनेजमेंट की तीन लेयर्स होती हैं। पहली लेयर जो है उसको बेसिकली हम ऑपरेशनल लेयर कहते हैं। उसके बाद जो
नेक्स्ट लेयर होती है उसको हम टेक्टिकल लेयर कहते हैं, और जो लास्ट लेयर होती है उसको हम स्ट्रेटेजिक लेयर कहते हैं, जिसको हम एग्जेक्टिव भी कहते हैं, और टेक्टिकल को हम मैनेजेरियल लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो ये बेसिकली आपकी मैनेजमेंट की 3 टाइप्स होती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम, आप नेचर ऑफ वर्क की बुनियाद पे भी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को डिवाइड कर सकते हैं और लेवल ऑफ मैनेजमेंट के हिसाब से भी उसको डिवाइड कर सकते हैं। अब मैं आपको पहले इंफॉर्मेशन सिस्टम के टाइप्स बताता हूँ। पहला जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसका नाम है MIS। अच्छा, ये जो नाम मैं बता रहा हूँ ये ज़रूरी नहीं कि आपको हर जगह यही नाम मिले, ये यूनिवर्सल नेम्स नहीं है, लेकिन कुछ कंपनीज अपना नाम लगा देती हैं, कुछ इसको जेनेरिक रखती हैं, इट डिपेंड्स। तो MIS इज बेसिकली मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। दूसरा जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको बेसिकली हम कहते हैं EIS, एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम को मैं IS लिखा करूंगा। जो तीसरा हमारा सिस्टम है वो है DSS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। उसके बाद जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो है एक्सपर्ट सिस्टम, और उसके अलावा ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, इसको हम TPS भी कहते हैं। इसके अलावा पॉइंट ऑफ सेल इंफॉर्मेशन सिस्टम, POS भी बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ सेल। इसके अलावा सेल्स फोर्स ऑटोमेशन सिस्टम। इसके अलावा हमारे पास जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, AIS, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, FRS। आपको पता होगा कि इससे रिलेटेड स्टैंडर्ड भी है FRS के नाम से। अच्छा जी, इसके अलावा टैक्सेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, इन्वेंट्री, कुछ लोग इसको कंट्रोल भी कहते हैं, कुछ लोग इसको मैनेजमेंट भी कहते हैं, डिपेंड करता है। तो IMS/ICS, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम या इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम या इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अलावा मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये अभी अजान है, उसमें वक्फा कर लेते हैं ज़रा 2 मिनट का।
ओके जी, तो हमारे पास एक सिस्टम है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके अलावा प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कैड इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग CAE, अच्छा, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, CAM। इसके अलावा सप्लाई चेन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके अलावा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट CRM इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके अलावा हमारे पास ERP दैट इज एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम। अच्छा, ये स्पेलिंग्स को इग्नोर कर दीजिएगा काइंडली। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास और जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इसके अलावा हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंफो सिस्टम, इसके अलावा हमारे पास हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। तो मेरे ख्याल से ये ऑलमोस्ट लाइक 23 हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हो गए हैं। कस्टमर सपोर्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये भी हमारे पास एक इंफॉर्मेशन सिस्टम हो सकता है। इसके अलावा प्रोडक्ट डिज़ाइन इंफो सिस्टम, तो इसके अलावा बिजनेस रिपोर्टिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट इंफो सिस्टम। तो ये जो जितने मैंने नाम लिए हैं ये तकरीबन 25 प्लस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बन सकते हैं। अब हम इनको एक दफ़ा दोबारा देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो MIS है ये किस लेवल ऑफ, इसकी कैटेगराइजेशन किस बुनियाद पे है, इसकी कैटेगराइजेशन बेसिकली लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के हिसाब से है। तो ये कौन सी मैनेजमेंट की कौन सी लेयर के लिए ये इंफॉर्मेशन सिस्टम यूजफुल होगा, ये यूजफुल होगा टेक्निकल मैनेजमेंट के लिए। अब इसी तरह ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है इसकी कैटेगराइजेशन भी नेचर ऑफ वर्क के बुनियाद पे नहीं हुई बल्कि आपकी जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है उसकी बुनियाद पे की गई। तो ये टॉप मैनेजमेंट के लिए चाहिए। इसी तरह जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है ये भी टॉप मैनेजमेंट को चाहिए। ये वैसे तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम किसी भी लेयर पे भी चल सकता है। सिमिलरली एक्सपर्ट सिस्टम भी, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा ये क्या होते हैं, आजकल ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। ये भी बेसिकली हमारे पास किसी भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, अमूमन जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है उनके लिए इस्तेमाल होता है। जो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है
या आपकी जो डे टू डे ट्रांजेक्शन्स हैं, जिस तरह अगर आप टीसीएस की बात करें तो टीसीएस के पास अगर कोई शख्स अपना पार्सल लेके जाता है तो वो उसको एक ट्रैक नंबर दे देते हैं, ट्रैक आईडी या पार्सल आईडी दे देते हैं, तो उस ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो टीपीएस है। पॉइंट ऑफ सेल, ये अमूमन आप जब शॉपिंग के लिए जाते हैं किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे तो वहाँ जो कैश काउंटर पे आपकी जो बिलिंग होती है और आपके जो बैलेंस वगैरह के बारे में रिलेटेड चीज़ें, ये इसको पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं। इसी तरह सेल्स फोर्स ऑटोमेशन क्या है कि अगर कोई, जिस तरह ये आपकी मुख्तलिफ ऑनलाइन डिलीवरीज हैं, तो डोर टू डोर जाके जो हम कोई आइटम डिलीवर कर रहे होते हैं या किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर के ऊपर हमने कोई चीज़ सेल करनी है, जैसा बार कोड लगे हुए होते हैं, बार कोड से स्कैनिंग होती है, तो वो बेसिकली सेल्स फोर्स ऑटोमेशन है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये अकाउंट्स के डिपार्टमेंट के लिए होगा। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, ये फाइनेंस के डिपार्टमेंट के लिए होगा। टैक्सेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये टैक्स के डिपार्टमेंट के लिए होगा। इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम, ये जो आप अमूमन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो इन्वेंट्री स्टोर्स होते हैं उनके लिए होगा। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि रॉ मटेरियल की प्लानिंग करते हैं उनके लिए होगा। प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन सिस्टम, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ये उस डिपार्टमेंट के लिए होगा। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, जहाँ किसी प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग हो रही है, ये वहाँ के लिए है। किसी प्रोडक्ट की इंजीनियरिंग हो रही है, जहाँ पे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बन रहे हैं, चिप बोर्ड्स बन रहे हैं, तो ये वहाँ पे इस्तेमाल होगा। कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो ये प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन सिस्टम और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, ये दोनों एक ही चीज़ है बेसिकली। सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम, ये बेसिकली वेयर हाउसिंग से रिलेटेड है, प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड है, परचेजिंग से रिलेटेड है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम, जिस समय मैंने आपको कस्टमर कॉल सेंटर का हवाला दिया, तो ये वहाँ के लिए है। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ये मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान डाटा को एक्सचेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम, ये मैं आगे चल के डिस्कस करूँगा। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, क्वालिटी कंट्रोल के लिए है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो न्यूली इंडक्टेड हैं, चाहे वो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी मैनेजमेंट के लिए ये सिस्टम होगा। हेल्थ एंड सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए है। कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट, ये रिपीट हो गया। प्रोडक्ट डिज़ाइन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये भी हम रिपीट कर चुके। बिजनेस रिपोर्टिंग, आपकी जितनी भी डिपार्टमेंट में जो भी डे टू डे एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनकी रिपोर्टिंग के लिए ये यूज़ होता है। कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, चाहे ये मीटिंग्स के लिए हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हो, ईमेल्स के लिए हो, कोलैबोरेशन के लिए हो, ये बेसिकली इस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये आपके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को मैनेज करने के लिए जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको हम डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। तो इस तरीके से ये आपके यहाँ मुख्तलिफ किस्म के इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। सो द टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जो हैं, मैं यहाँ पे इसको एक दफ़ा दोबारा रीफ्रेश कर देता हूँ कि अभी हमने क्या चीज़ देखी। हम लोगों ने इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के डीमेरिट्स देख लिए, इसके अलावा हम लोगों ने ये देख लिया कि इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की टाइप्स क्या होती हैं। तो टाइप्स आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास दो क्राइटेरिया हैं, या तो हम नेचर ऑफ वर्क की बुनियाद पर कैटेगराइजेशन करेंगे, या फिर हम लोग नेचर ऑफ वर्क के अलावा आपकी जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है कि किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए ये इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए, उसको देखते हुए हम इंफॉर्मेशन सिस्टम को कैटेगराइज करते हैं। तो अब यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम नज़र आएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे हमने तमाम डिपार्टमेंट्स के इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को देख लिया, लेकिन यहाँ पे इस तमाम ऑटोमेशन से एक प्रॉब्लम नज़र आती है। वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम ये है कि अगर हम किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल लें, तो अगर उसके अंदर ये तमाम डिपार्टमेंट्स हैं तो हमें हर डिपार्टमेंट के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए होगा। दैट मीन्स कि जब आप मल्टीपल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को मैनेज करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। वो प्रॉब्लम्स क्या हैं? पहली प्रॉब्लम इंटीग्रेशन, जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम की प्रॉब्लम्स में बताया था। इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि एक ऐसी जगह जहां पे एक से ज़ायद इंफॉर्मेशन सिस्टम्स यूज़ हो रहे हों तो उनकी इंटीग्रेशन जो है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है।
दूसरा प्रॉब्लम, कॉस्ट। इतने इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को खरीदने के लिए आपको बेपनाह कॉस्ट चाहिए। तीसरी चीज, आपकी टॉप मैनेजमेंट जो है, अगर उसको मल्टीपल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स मैनेज करने पड़ेंगे तो वहां एक प्रॉब्लम आएगा। वो क्या है? ग्लोबल पिक्चर ऑफ बिजनेस। कोई एक इंफॉर्मेशन सिस्टम भी आपको बिजनेस की टोटल कंप्लीट पिक्चर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हर इंफॉर्मेशन सिस्टम अपने अपने डिपार्टमेंट में चल रहा है। तो कोई ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं है जो कि तमाम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन या पिक्चर बताए। चौथा प्रॉब्लम, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट्स के दरमियान इसको हम इंटर डिपार्टमेंटल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जब आप इतने बहुत सारे मल्टीपल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को यूज करेंगे। कंपैटिबिलिटी, जब आप मल्टीपल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को इस्तेमाल करेंगे तो कंपैटिबिलिटी इश्यूज आएंगे। कंपैटिबिलिटी का मतलब ये है कि कोई से दो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में आपस में इंफॉर्मेशन फ्लो आसान होगा, लेकिन हो सकता है कि उन दो का किसी तीसरे इंफॉर्मेशन के साथ कोई क्लैश हो। क्योंकि जब मल्टीपल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं, मल्टीपल कंपनीज ने बनाए हैं, वो मल्टीपल टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करके बनी हैं, और हर टेक्नोलॉजी दूसरी टेक्नोलॉजी के साथ कंपैटिबल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, ये आप लोगों के सामने की एग्जाम्पल है कि एप्पल, आपके पास एक फ़ोन है, उसकी एक ऐप एंड्रॉयड पे नहीं चलेगी। इसी तरह एंड्रॉयड ऐप एप्पल प्लेटफॉर्म पे नहीं चलेगी। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने एक ऐसी ऐप बनाई है जो कि सिर्फ एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए है, तो उसकी कंपैटिबिलिटी एप्पल के साथ नहीं है। और आपने अगर एप्पल के साथ एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई है, तो हो सकता है कि वो एंड्रॉयड के साथ कंपैटिबल ना हो। तो एक ऐसी एप्लीकेशन बनाना जो कि मल्टीपल टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म के साथ कंपैटिबिलिटी रखती हो, ये बड़ी मुश्किल चीज़ होती है। तो प्रॉब्लम्स ऑफ मल्टीपल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का क्या प्रॉब्लम है? इंटीग्रेशन। दूसरा, उसकी कॉस्ट। तीसरा, आपको टॉप मैनेजमेंट को आप जो ग्लोबल पिक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन है वो नहीं मिलेगी। आपको हर इंफॉर्मेशन सिस्टम से अलग अलग इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। इसके अलावा डिपार्टमेंट्स के दरमियान जो इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज है वो मुश्किल होगा। कंपैटिबिलिटी एक और इशू है। उसके अलावा हर इंफॉर्मेशन सिस्टम में जब कोई चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि वक्त के साथ साथ रिक्वायरमेंट्स तब्दील होंगी, जब रिक्वायरमेंट्स तब्दील होंगी तो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में भी तब्दीली आएगी। तो चेंज को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए, इन्हीं प्रॉब्लम्स क्यों आई? क्योंकि हमारे पास मल्टीपल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं फॉर मल्टीपल डिपार्टमेंट। इन तमाम प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है? यू मस्ट हैव वन इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स। And here comes the solution of ERP, that is Enterprise Resource Planning Information System. तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, इन तमाम प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए हमारे पास एक ही सॉल्यूशन है कि बजाय इसके कि हम मल्टीपल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को इस्तेमाल करें, बेहतर है कि हम एक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो यूज़ करें।
तो व्हाट इज ईआरपी? An ERP is a single information system with multiple modules that fulfills the requirements of all departments slash functional areas of the business. ERP एक सिंगल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जिसके अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स होते हैं और वो हर मॉड्यूल किसी न किसी डिपार्टमेंट्स की नीड्स को फुलफिल कर रहा होता है। तो ऐसे इंफॉर्मेशन सिस्टम को हम क्या कहते हैं? ईआरपी। इट इज अ सिंगल इंटीग्रेटेड information system with multiple modules that fulfills the requirements of all departments or functional areas of the business. तो अब organizations को क्या benefit हो गया? They do not need to buy multiple information systems. They do not need to deal with multiple vendors. वेंडर्स उन लोगों को कहते हैं जो आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम्स देते हैं। वाई? बिकॉज आपको एक ही इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो चाहिए, एक ही इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर तमाम फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? बहुत मशहूर सैप, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स, ओरेकल ईआरपी, पीपलसॉफ्ट। ये सब आपके दुनिया के सबसे मशहूर ईआरपीज में से हैं। अच्छा, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि इन तमाम ईआरपीज की जो एफोर्डेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हर ऑर्गेनाइजेशन इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। इसलिए हम लोग फिर अमूमन कंपनीज क्या करती हैं कि ईआरपी के तमाम मॉड्यूल्स को लेने के बजाय कुछ मॉड्यूल्स ले लेती हैं बेस्ड ऑन देयर प्रायोरिटीज। अब पाकिस्तान के अंदर एक कंपनी है सिद्धार्थ हैदर, इनका भी अपना ईआरपी है। तो अब मुख्तलिफ कंपनीज ने अपने अपने ईआरपीज भी बनाना शुरू कर दिए हैं क्योंकि उन्हें अंदाज़ा है कि मार्केट के अंदर कंपनीज के लिए ये जो बड़े बड़े जाइंट्स हैं इन ईआरपीज को अफोर्ड करना मुश्किल है। तो ये भी एक बिजनेस विंडो खुल गई, अपॉर्चुनिटी विंडो ओपन हो गई। इसके अलावा एक चीज़ आपने नाम सुना होगा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स, OSS। ये वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको इस्तेमाल करने के लिए आपको किसी किस्म की लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती। अब हम लोग तो माशाल्लाह किसी भी सिस्टम का लाइसेंस यूज़ नहीं करते, बगैर लाइसेंस के हम लोग यूज़ करते हैं, इसलिए शायद हमें इस लाइसेंस की अहमियत का अंदाज़ा ही नहीं है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह
फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर यूज़ करने के आदी हैं। सॉफ्टवेयर दूसरे लोग बनाते हैं, हम फ्री में यूज़ करते हैं, हम तो सीडीज परचेज नहीं करते। तो अमूमन ये होता है कि जो ईआरपी है, मैं सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ कि जो माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स है, ये अगर आप इसको एक मशीन पे इंस्टॉल करेंगे तो आपको हर मशीन के लिए अलग लाइसेंस लेना पड़ता है। तो एक लाइसेंस 1 साल के लिए होता है, अमूमन डिपेंड करता है कि वो वेंडर कितना उसका वैलिडिटी ड्यूरेशन रखता है। तो वो एक लाइसेंस 1 साल के लिए तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए का आता है। तो अगर आपके 50 पीसीज हैं तो आप अंदाज़ा लगा लें कि 1 साल के लिए आपको कितने लाइसेंस लेने होंगे और उसका कितना खर्चा होगा। तो इसलिए फिर कुछ लोगों ने कहा कि अगर सिर्फ कॉस्ट की वजह से लोग ईआरपी यूज़ नहीं कर सकते, तो उन्होंने कुछ ईआरपीज ऐसे बनाए जिसको इस्तेमाल करने के लिए आपको लाइसेंस खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। यूँ सपोज कर लें कि ये कुछ लोगों ने सदका जारिया कर दिया। उसमें से एक बहुत मशहूर ईआरपी जो कि आजकल बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहा है, उसका नाम है ओडो। ये बेल्जियम की प्रोडक्ट है एंड इट्स एन ओपन सोर्स। अगर मैं आपको इसकी वेबसाइट दिखाऊं, दिस इज एन ईआरपी, ओडो ईआरपी। ये अगर आप देखें तो यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे पैकेजेस आ रहे होंगे। एन ऐप फॉर एवरी नीड, सेल्स के लिए, वेबसाइट्स के लिए, फाइनेंस के लिए, ऑपरेशंस के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ह्यूमन रिसोर्स के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, मार्केटिंग के लिए। तो ये बेशुमार किस्म की इनकी क्या हैं, ये ईआरपीज हैं। और अगर ये लोग करते क्या हैं, ये इसका लाइसेंस फी नहीं लेते, ये सिर्फ ये कहते हैं, अगर आप यहाँ पे देखें कि सिर्फ ये कहते हैं कि इसकी जो मैनेजमेंट है उसके लिए हम आपसे चार्ज करेंगे। तो आप देख लें कि यहाँ पे सीआरएम की अगर आप एक ऐप लेते हैं तो आपको एक मंथ में $8 पे करने पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपकी स्क्रीन वहीं पे अड़ी हुई है वर्ल्ड के ऊपर, आगे कंटिन्यू नहीं हुई सर, दूसरी स्क्रीन शेयर नहीं हुई है आपकी। अच्छा, एक मिनट। अब शेयर हुई है? यस सर, हो गई है। ओके, तो इसको तो हमें पेज पहले जाना पड़ेगा। तो मैं जिस ईआरपी की बात कर रहा था वो ये है, ओडो। ये बेसिकली बेल्जियम की प्रोडक्ट है और इसमें अगर आप देखें तो इसमें सेल्स के लिए, फाइनेंस के लिए, ऑपरेशंस के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एमआरपी जिसका भी हमने जिक्र किया, क्वालिटी, ह्यूमन रिसोर्स के लिए मॉड्यूल्स के मुख्तलिफ किस्म के मॉड्यूल्स हैं। और ये बहुत ही फास्टली ग्रोइंग ईआरपी है इस वक्त। और अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो आप देखें कि कितनी इकोनॉमिकल प्राइसेस हैं। वो भी सिर्फ ये प्राइसेस सॉफ्टवेयर की प्राइस नहीं लेते, ये कहते हैं कि अगर आपने हमसे इसकी मैनेजमेंट करानी है, मेंटेनेंस करानी है, तो उसके ये चार्जेस हैं पर मंथ के हिसाब से हर मॉड्यूल के। तो आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये एक ईआरपी है और ये वो एक ओपन सोर्स ईआरपी है। तो वो ऑर्गेनाइजेशंस जो ख़ास तौर पे एसएमईज हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, उनके लिए मैं ये रेकमेंड करूँगा कि वो इस ईआरपी को अगर इस्तेमाल करना चाहें तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अभी आपके सामने वर्ड की शो हो रही है स्क्रीन? हेलो शफीक, नहीं सर, वर्ड शो हो रहा सर। वर्ड शो? नहीं सर, वर्ड शो नहीं हो रहा।
राइट, अब शो हो रही है? जी सर शो, जी सर शो हो गया। ओके, राइट। राइट जी। अब यहां तक अगर यहाँ पे अगर किसी को किसी किस्म का कोई इशू है तो वो काइंडली मुझसे कोई सवाल पूछ सकते हैं, वरना हम आगे चलते हैं। राइट जी। अब हमारे पास जो एक हमने क्या कंक्लूड कर लिया, एक हमने कंक्लूड कर लिया कि इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जो हैं वो बेसिकली ये नाम आप लोगों को याद होने चाहिए ताकि आपको पता हो कि ये कौन, अगर इसमें ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है पेपर में कि ओडो जो है वो एक ओपन सोर्स ईआरपी है, लेकिन जबकि ये जितने भी हैं ये बेसिकली कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं। कमर्शियल प्रोडक्ट्स का मतलब होता है ये प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स हैं। इसका मतलब ये है कि आपको इनको इस्तेमाल करने के लिए लाइसेंस फ़ी देना होगी, राइट। और जिस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने के लिए आपको लाइसेंस की फ़ी ना देनी हो उसको हम ओपन सोर्स कहते हैं। लेकिन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में एक और चीज़ इंफॉर्मेशन में ऐड कर दूं आपकी कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में एक और चीज़ भी बहुत अच्छी है कि हमें इस बात की भी परमिशन होती है, बल्कि इस बात को इनकरेज किया जाता है कि अगर आपको इस सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम नज़र आए और आप उस प्रॉब्लम को ठीक करने की काबिलियत रखते हैं तो आप उस सॉफ्टवेयर में उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई भी कर दें। तो ये बेसिकली एक कम्युनिटी की प्रोडक्ट होती है कि जिसमें बहुत सारे लोग डेवलपमेंट में अपना अपना रोल प्ले करते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब बहुत सारे ब्रेन्स मिलके एक चीज़ की डेवलपमेंट करते हैं तो वो चीज़ जो लाइसेंस प्रोडक्ट्स होती है अमूमन उसके मुकाबले में ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट बन जाती है, क्योंकि ज़्यादा लोग उसमें अपनी इनपुट और अपनी आइडियाज़ और अपनी इंटेलिजेंस को इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर एक इनोवेटिव प्रोडक्ट जो है वो बन के सामने आती है। लेकिन उसमें डेफिनेटली टाइम लगता है इस चीज़ को मेच्योर होने में। तो बहरहाल ये मैंने आपको ईआरपीस बता दिए। इसमें से जो क्या कहना चाहिए, अगर मैं आपको एक चीज़ और शो कर सकूं, ये आप लोगों के सामने माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स की एक विंडो खुली हुई होगी। तो आप ये देखें कि ये डायनामिक्स, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स, और इसमें ये हर एप्लीकेशन का मुख्तलिफ एरियाज़ के हिसाब से इन्होंने अपने अपने मॉड्यूल्स दिए हैं। तो आप इनके भी सॉल्यूशंस को ले सकते हैं। और इन लोगों ने क्या कहना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट ने बेसिकली दो तरह के ईआरपीस बनाए हैं। एक फॉर एमएनसीज, एमएनसी से मुराद होता है मल्टीनेशनल कंपनीज, और दूसरा होता है एसएमईज, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो जो एसएमईज वाला ईआरपी है उसकी जो प्राइस रेंज है वो मोस्टली कम है एज़ कम्पेयर टू दी मल्टीनेशनल कंपनीज के। तो बहरहाल ये आपको जस्ट एक इंटरफेस दिखाना था कि किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट जो है वो
ये माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है। इसी तरीके से ये ओरेकल बेसिकली कंपनी का नाम भी है, और ये एक ओरेकल ईआरपी ये उसका ईआरपी है। तो आप इनकी वेबसाइट्स पे जाके गूगल करके बहुत सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ से भी अवेल कर सकते हैं। एनी हाउ, तो अभी हमने ये कंक्लूड कर लिया कि इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की टाइप्स क्या होती हैं। सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की टाइप्स क्या हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के जो डीमेरिट्स हैं उससे हमें क्या अपॉर्चुनिटी विंडो मिली, वो ईआरपी है। ईआरपी जो है वो बेसिकली क्या होता है, उसके क्या कहना चाहिए, उसके जो एग्जांपल्स हैं वो क्या हैं। इसके अलावा ईआरपी के जो एडवांटेजेस हैं वो वही एडवांटेजेस हैं जो कि इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के हैं, प्लस वो प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको बताई थी उन प्रॉब्लम्स को भी हम अगर एडवांटेजेस का हिस्सा बना दें तो वो हमारे ईआरपी के बेनिफिट्स भी बन जाएंगे। तो ईआरपी में तमाम वो बेनिफिट्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में हैं। इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की प्रॉब्लम्स थी उन प्रॉब्लम्स का हल भी ईआरपी में है। ईआरपी के बारे में मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि ये शायद जब बात अब प्रैक्टिकल लाइफ में आए हैं आप लोग तो आपको ज़्यादा बेहतर ये समझ आए कि जब हम कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम बनवाते हैं तो वो इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली कस्टमाइज होता है। कस्टमाइज का मतलब ये होता है कि जब हम किसी से कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम बनवाते हैं तो डेफिनेटली वो सिर्फ हमारी ज़रूरियात को पूरा करता है, वो किसी और की ज़रूरियात को पूरा नहीं करता। और हम इस बात के पैसे इसलिए भी ज़्यादा देते हैं क्योंकि वो सिर्फ हमारी ही ज़रूरियात को पूरा कर रहा है। लेकिन ईआरपी में ईआरपी जो है वो बनवाया नहीं जाता, वो बना बनाया लिया जाता है। और जो कंपनीज ईआरपी सेल करती हैं वो आपको ये कहती हैं कि बजाय इसके कि आप हमें बताएं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, हम आपकी रिक्वायरमेंट को पहले से समझते हैं, बल्कि आपसे बेहतर आपकी रिक्वायरमेंट्स को समझते हैं। तो वो क्या करती हैं कि वो ईआरपीज में वो उन्होंने एक बहुत अच्छा रिसर्च की होती है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की किसी डिपार्टमेंट्स की क्या नीड्स हैं। उन नीड्स को देखते हुए वो एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं और वो ये कहते हैं या दावा करते हैं कि जो ईआरपीज हैं वो एक आइडियल इंफॉर्मेशन सिस्टम है। मतलब इसमें हर एक शख्स, हर एक इदारे, हर एक डिपार्टमेंट की ज़रूरियात का हल है। तो जो आपके नॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं कि वो बेस्पोक हैं। बेस्पोक का मतलब क्या है कि उनको आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बनाया जाता है। जबकि ईआरपीज क्या करते हैं, ईआरपी क्या कहते हैं कि हमने सॉफ्टवेयर आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नहीं बनाया बल्कि आप अपने आप को हमारे मुताबिक चेंज करें। तो दैट इज अ बिग थिंग कि ईआरपी जो है वो इतना आइडियल होता है कि ईआरपी वाले ये कहते हैं कि इसमें तमाम लोगों की ज़रूरत है। तो कहने का मकसद ये हो गया कि जब हम इंफॉर्मेशन सिस्टम को किसी से बनवाते हैं तो हमें रिक्वायरमेंट्स खुद देनी पड़ती है, हमें बताना पड़ता है कि हमें क्या चाहिए। इसका मतलब है कि बाज़ औक़ात अगर हमें ये पता ना हो कि हमें क्या बनवाना है तो हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि हम ईआरपी की तरफ चलते हैं। अक्सर लोग ये करते हैं कि जिस तरह हमारा काम ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है तो हमारे पास अक्सर लोग जब आते हैं तो वो ये कहते हैं कि जी हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम बना दें। लेकिन जब हम उनसे ये सवाल करते हैं कि उस इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपको क्या फीचर्स चाहिए तो उनके पास उस बात का जवाब नहीं होता, और अगर होता भी है तो बहुत महदूद लेवल के ऊपर होता है, उनको सारी चीज़ों का नहीं पता होता। उसका प्रॉब्लम क्या होता है
कि वो वक्त के साथ साथ अपनी ज़रूरियात को, अपनी फरमाइशों को, अपनी नीड्स को हमें बताते रहते हैं, हम उसको पूरा करते रहते हैं और ये ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। तो इसलिए ईआरपी का क्या बेनिफिट है कि अगर आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स या अपनी नीड्स में क्लैरिटी नहीं है तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन क्या है कि आप ईआरपी की तरफ चले जाएं। क्यों? क्योंकि ईआरपी एक आइडियल सॉल्यूशन है हर बिजनेस प्रोसेस के लिए, राइट? तो ईआरपी में और इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या फ़र्क हो गया? एक मेजर फ़र्क ये है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, आईएस इज़ an information system is a customized solution. However, in case of however ERP is a generalized and ideal solution. इसका मतलब ये है कि जब आप कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम बनवाने जाएंगे तो दूसरों को आपके हिसाब से चेंज होना पड़ेगा, लेकिन जब आप ईआरपी लेने जाएंगे तो आपको ईआरपी के मुताबिक चेंज होना पड़ेगा। दैट इज द बिग डिफरेंस। कि अगर मैं अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या था, ऑटोमेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस, इसका मतलब ये है कि मुझे पता है कि बिजनेस प्रोसेस क्या है, तो आईटी कंपनी ने सिर्फ क्या करना है, इंफॉर्मेशन सिस्टम बना के देना है, लेकिन मेरे बिजनेस प्रोसेस के मुताबिक। और अगर वो मेरे बिजनेस प्रोसेस के मुताबिक नहीं होगा तो मैं उस इंफॉर्मेशन सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। लेकिन ईआरपी में क्या है, आप ईआरपी बनाने वालों को ये नहीं कह सकते कि ये हमारा बिजनेस प्रोसेस है, इसके मुताबिक हमें ईआरपी बना के दें। बल्कि वो ये कहते हैं कि आपका जो भी बिजनेस प्रोसेस था अब आप उसको छोड़ दें और हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने बिजनेस प्रोसेस को रन करें। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि ईआरपी लेने के बाद आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन वो चेंजेस बहुत माइनर होती हैं, बहुत मेजर चेंजेस नहीं होती। तो ईआरपी इज द सॉल्यूशन फॉर फ्यूचर। आजकल तमाम कंपनीज जो हैं वो ईआरपी की तरफ जा रही हैं, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन सिस्टम से आप तमाम डिपार्टमेंट्स की वर्किंग को कंट्रोल कर लेते हैं। तो अगर पेपर में ये चीज़ आ जाए कि ईआरपी के बेनिफिट्स क्या हैं, तो आप लोगों ने जो इंफॉर्मेशन सिस्टम के बेनिफिट्स थे वो, प्लस जो मैंने 6 चैलेंजेस बताए थे इंफॉर्मेशन सिस्टम में, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम इंटीग्रेशन का है, ग्लोबल पिक्चर का है, और कंपेटिबिलिटी का है, और फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का है। ये 4 इश्यूज को ईआरपी बहुत खूबसूरती के साथ एड्रेस करता है। राइट जनाब, अब हमने ईआरपी के बारे में ये भी पढ़ लिया। अच्छा, अब अगर हम ईआरपी के डिमेरिट्स की बात करें तो अगेन वही डिमेरिट्स हैं, वही डिसएडवांटेजेस हैं जो कि इंफॉर्मेशन सिस्टम के डिसएडवांटेजेस थे। तो आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ बताता चलूँ कि दुनिया में ईआरपी को इंट्रोड्यूस करने वाले कौन लोग थे। वो बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटेंट के लोग थे। आपको ये सुन के हैरत होगी कि ईआरपी की अगर आप हिस्ट्री को देखें तो ईआरपी का आइडिया देने वाले या ईआरपी को इंट्रोड्यूस कराने वाले कौन लोग थे? मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स थे। जैसे अब इसकी मैं जस्टिफिकेशन देता हूँ। मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स जो हैं वो बेसिकली 3 चीज़ों में डील कर रहे होते हैं। एक, मटीरियल्स, आई होप कि आप एग्री करेंगे। इसके अलावा अकाउंटिंग, और तीसरी चीज़ आपकी कॉस्टिंग, या आप उसकी फाइनेंस कह लें। तो
और चौथी चीज आप उसको कह लें प्रोडक्शन, या अकाउंटिंग और कॉस्टिंग अगर आप एक ही ले लेते हैं तो फिर प्रोडक्शन, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, अकाउंटिंग अगर हम कॉस्टिंग और फाइनेंस को एक ही कंसीडर कर लें, और प्रोडक्शन। अब आप सीएमएस का बहुत गहरा ताल्लुक है इन तीन चीज़ों से, क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए, ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन करने के लिए कितना मटेरियल चाहिए इसकी रिक्वायरमेंट प्लानिंग आप लोग करेंगे। उसमें जितना पैसा इन्वॉल्व होगा प्रोक्योरमेंट में और आपकी जो प्रोडक्शन के अंदर है और उसकी जो सेल से रिलेटेड है, उसकी अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग भी आपके हाथ में है और साथ साथ प्रोडक्शन भी आपके हाथ में। इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहले अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को, अगर मैं ये कहूँ कि आपने अपने डिपार्टमेंट्स को ऑटोमेट करना है और आपके बेशुमार डिपार्टमेंट्स हैं, और आपको मैं ये कहूँ कि आपके पास चूंकि वसाइल महदूद हैं, तो अपनी कुछ प्रायोरिटीज़ बताएं कि आप कौन से डिपार्टमेंट्स को सबसे पहले ऑटोमेट करना चाहेंगे, तो वो शायद ये 3 डिपार्टमेंट्स होंगे। और इन 3 डिपार्टमेंट्स का स्कोप जो है वो बेसिकली वो स्कोप है जिसमें सीएमएस काम करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहले दुनिया के अंदर जो ईआरपी था उसको ईआरपी नहीं कहते थे, उसको एमआरपी कहते थे। ईआरपी का पुराना नाम एमआरपी था। ईआरपी तो वैसे जेनेरिक नेम है, लेकिन ईआरपी का पुराना जेनेरिक नेम एमआरपी था। क्यों? क्योंकि वो इससे रिलेटेड डील करते थे। बाद में फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 डिपार्टमेंट्स चूंकि सीएमएस की डायरेक्ट स्कोप और मैंडेट में हैं, इसका मतलब हो गया कि इन डिपार्टमेंट्स की ऑटोमेशन जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा जोर दिया वो सीएमएस थे। इसके बाद बाकी डिपार्टमेंट्स ने भी ऑटोमेशन कहा कि हमारे लिए भी ऑटोमेशन का मॉड्यूल बनाया जाए और ईआरपी में उसका इजाफा किया जाए। तो कहने का मकसद ये है कि ईआरपी जो है वो सबसे पहले जिसकी ज़रूरत जिन लोगों ने मुतारिफ कराई और जिन्होंने उसकी अहमियत दिलाई दुनिया को, वो लोग सीएमएस थे। इसका मतलब ये हो गया कि सीएमएस के लिए ईआरपी जो है, और अब सबसे ज़्यादा दूर सीएमएस हैं। बहरहाल ये तो ऑन लाइटर नोट मैंने कहा। तो दैट मीन्स कि ईआरपी को समझना और ईआरपी की अंडरस्टैंडिंग लेना और ईआरपी पे काम करना या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ईआरपी को इंट्रोड्यूस कराना, ये आपके लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बिकॉज इट इज़ वेरी क्लोज टू योर क्वालिफिकेशन। एनी हाउ, बस ईआरपी अगर मैं कहूँ तो क्या है, इन तीन डिपार्टमेंट्स की बिजनेस प्रोसेस की ऑटोमेशन प्लस बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके बिजनेस प्रोसेस की ऑटोमेशन का नाम ईआरपी है। तो आई होप के ईआरपी के अंदर जो है वो आपको ईआरपी का कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ईआरपी के जो चैलेंजेस हैं, ईआरपी में प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। तो ये चैलेंजेस मैं पहले भी करा चुका हूँ, इसलिए मैं ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ कि कौन कौन सी चैलेंजेस हैं जो कि हम लोगों ने ईआरपी को इम्प्लीमेंट करने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है या उसकी चैलेंजेस क्या है कि ईआरपी की कॉस्ट बहुत हाई होती है। नंबर 2, अगर ईआरपी ये याद रहे, बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि ईआरपी बनाया होता है, ईआरपी बनवाना नहीं पड़ता। इसका मतलब है इसकी डेवलपमेंट हो चुकी है, अब आपने सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन करानी है। मैंने पहले भी ये फ़र्क बताया कि डेवलपमेंट का मतलब है एक सॉफ्टवेयर को बनाना, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है कि उस सॉफ्टवेयर को ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो ईआरपी के केस में
डेवलपमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड बट इम्प्लीमेंटेशन इज रिक्वायर्ड। लेकिन अगर इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉपर प्लानिंग ना की जाए तो ईआरपी फेल हो जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ईआरपी को जब भी इम्प्लीमेंट करने जाएं तो बिफोर इम्प्लीमेंटेशन उसकी प्रॉपर प्लानिंग करें। तीसरी बात, पुअर मैनेजमेंट। अगर ईआरपी की इम्प्लीमेंटेशन के दौरान मैनेजमेंट आप सही नहीं करेंगे तो आपका ईआरपी फेल हो जाएगा। फेल कैसे हो जाएगा कि ईआरपी कामयाबी से चलेगा ही नहीं। ईआरपी के लिए आपको क्या चाहिए? आपको विल चाहिए, विल ऑफ टॉप मैनेजमेंट। अगर टॉप मैनेजमेंट की विल आपके साथ नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है कि ना आपको अथॉरिटी मिलेगी, ना आपको रिसोर्सेज मिलेंगे, ना आपको कोई सपोर्ट करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है ईआरपी की इम्प्लीमेंटेशन के लिए कि आप लोगों के साथ या जो लोग ईआरपी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनके पास टॉप मैनेजमेंट की विल हो, उनकी विलिंगनेस हो, उनकी रजामंदी शामिल हो। इसके अलावा ईआरपी के जो इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस हैं वो ये हैं कि जो मैंने बताया था कि लोगों की तरफ से आपको क्या आएगी? रेजिस्टेंस आएगी। और रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल इनर्शिया। तो हमने उस इनर्शिया को ओवरकम करना है। वो हम कैसे कम कर सकते हैं? अक्सर लोग, मैंने देखा है कि पाकिस्तान में हमारे यहाँ ये गलती करते हैं कि तमाम लोगों को ईआरपी को डिप्लॉय कर देते हैं और फिर उनकी उनकी सोच ये होती है कि पहले खामोशी से ईआरपी को ऑर्गेनाइजेशन में डिप्लॉय कर दो और बाद में लोगों को बताओ। इसके बरक्स बेहतर ये है कि लोगों को पहले कॉन्फिडेंस में लिया जाए, लोगों को आगाही दी जाए कि मुख्तलिफ़ किस्म की कंपेन्स चलाई जाएं कि ईआरपी ना होने के नुकसानात आपको क्या हैं और ईआरपी होने के फ़ायदे क्या हैं, और वो फ़ायदे इदारे से ज़्यादा आप लोगों के हैं। तो जब लोगों को इस बारे में, इसकी इम्पोर्टेंस में आगाही दी जाएगी और अगर उनके कोई खदशात हैं कि उनका इनसे काम बढ़ जाएगा, जिम्मेदारी बढ़ जाएगी और पावर कम हो जाएगी, तो उन तमाम गलत फहमियों को दूर करना चाहिए। ये पहले करना चाहिए। अगर ये कोई ऑर्गेनाइजेशन पहले कर ले तो उसके लिए ईआरपी को इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाता है। इसके अलावा आपको बहुत टाइम चाहिए। टाइम मैनेजमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। बाज़ औक़ात लोग ईआरपी को इम्प्लीमेंट करने में इतना वक्त लगा देते हैं कि वो ईआरपी की ज़रूरत जो है वो ख़त्म हो जाती है, या वो इतना डिले हो जाता है कि लोग कहते हैं कि ये ईआरपी तो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ईआरपी की चैलेंजेस क्या हैं कि आपको इन प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए, आपको प्रॉपर कॉस्ट मैनेजमेंट करनी चाहिए, आपको अपनी गवर्नेंस को बेहतर करना चाहिए, आपके पास टॉप मैनेजमेंट की विल हो, ऑर्गेनाइजेशनल इनर्शिया को आप ओवरकम करें, आपके पास प्रॉपर टाइम की प्लानिंग हो, आप लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग दें। और क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर ये समझा जाता है कि ट्रेनिंग देने का मकसद ऑर्गेनाइजेशन का पैसा ज़ाया करना है, जबकि ऐसा नहीं है। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमें इन चैलेंजेस को एड्रेस करना है, और अगर हम इन तमाम चैलेंजेस को एड्रेस करेंगे, और एक और प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन, कि पुराने सिस्टम्स के साथ नए सिस्टम को चलाना, ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसको हमें एड्रेस करना है। अगर हम इन इश्यूज़ को एड्रेस नहीं करेंगे तो उस सूरत में हमें ईआरपी की इम्प्लीमेंटेशन में फेलियर्स का सामना हो सकता है। सो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हमें ईआरपी की इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो आज हम यहाँ तक इसको कंक्लूड करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट वुड बी अबाउट ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स। अब यहाँ पे अगर किसी के कोई सवालात हैं तो काइंडली मुझसे आप लोग सवाल पूछ सकते हैं।
राइट जनाब, आई होप कि आज कोई हमारे क्वेश्चंस नहीं हैं, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। सर नेक्स्ट क्लास में सर मैं भी अवेलेबल नहीं हूँगा, मेरा आज लास्ट वर्किंग डे है। राना सोहेल इकबाल दिस साइड सर। अच्छा अच्छा, जी सोहेल, कैसे हैं आप? सर मैं आज सर मेरा लास्ट वर्किंग डे है, नेक्स्ट क्लास में अवेलेबल नहीं हूँगा। आप कहाँ जा रहे हैं? सर मेरी अब आईसीएमए से मैंने रिटायरमेंट ले ली है अच्छा और अब सीएमए स्टडीज पूरी कर रहा हूँ सर अपनी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें, विश यू ऑल द बेस्ट। तो कहीं और जॉब हो और गई है आपकी? सर और सर ये मैं नोटिफाई करना चाहूँगा इन स्टूडेंट्स को भी, अगर जो लाइन पे हैं, कि सर मैंने आपसे ही पढ़ा है, आईटी ऑडिट मैंने आपसे ही पढ़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर था मेरा। थैंक यू वेरी मच, माय प्लेजर। तो बाकी थैंक ये यू कि सर। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट में इंशाल्लाह हो सकता है कि अभी कुछ डिसीजन हुआ है इस बारे में कि क्लासेस कैसे होंगी, इस बारे में कुछ अभी फर्दर? सर ऑनलाइन तो चलेंगी अच्छा, और ऑनलाइन चलेंगे। कैंपस वाइज जो है वो डिपेंड करता है कि किस तरह। जी सर, ऑनलाइन तो जिस तरह चल रही है वो चलती रहेंगी। अच्छा, चलती रहेंगी, ठीक है ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जी वीक सर। में मुलाकात होगी। तो बाकी वॉइस वगैरह, कॉल वॉइस क्लियर थी, भी कोई इशू तो नहीं है? नहीं सर, वॉइस क्लियर है सर। ओके, राइट, चलें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज।